Hello everyone. Now today we are going to continue our chapter 9, that is strategies for enhancement in food production. This is for class 12 students. In our previous classes we had learnt about animal husbandry, animal breeding and plant breeding was going on. Okay. So let us carry it forward. प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ये आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आज। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट डिजीजेज अकर ड्यू टू वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। ज़्यादातर पैथोजेंस की वजह से ही प्लांट्स में डिजीज़ कॉज होती हैं, और वो पैथोजेंस हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं जिनको पैथोजेंस हम लोग कहते हैं, और इन्हीं की वजह से ही प्लांट्स में मोस्टली डिजीज़ पाई जाती हैं। डिजीजेज कॉज्ड बाय डिफरेंट पैथोजेंस आर। अब इन्हीं तीनों प्रकार के जो पैथोजेंस हैं, फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, इनके द्वारा होने वाली कुछ एक डिजीजेस के नाम इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज फंगल डिजीज। फंगल डिजीजेज में आती हैं जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं के पौधे में, गेहूं की फसल में लगने वाली बीमारी है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने की फसल में लगती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये बीमारी। और आलू में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये तीनों ही फंगल डिजीजेज के एग्जाम्पल्स हैं। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो and red rot of sugar cane. Next is bacterial disease. Bacterial diseases में आते हैं black rot of crucifers, black rot of crucifers, then citrus canker, ये सिट्रसी फैमिली में यानी नींबू के खट्टे फलों में होने वाली बीमारी है सिट्रस कैंकर। और ब्लाइट ऑफ राइस, और धान में या चावलों में होने वाली बीमारी ब्लाइट ऑफ राइस, ये बैक्टीरियल डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही वायरल डिजीज़ में टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ और टर्निप मोज़ेक डिजीज़, तो ये दोनों ही वायरल डिजीज़ के एग्जांपल्स हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट है द एबिलिटी ऑफ द होस्ट प्लांट टू रेजिस्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस इज ड्यू टू इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यानी the ability of the host plant to resist and prevent infection by pathogens is due to its genetic constitution। यानी किसी भी प्लांट की, किसी भी होस्ट प्लांट की उन पैथोजेंस को रोकने और उनको रेसिस्ट करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो उसके अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से होती है। यानी किस होस्ट प्लांट में किसी पैथोजन से निपटने के लिए या उससे अपने आप को सेफ रखने के लिए, रेसिस्ट होने के लिए किस हद तक या किस लेवल की जो रेजिस्टिविटी है या एबिलिटी पाई जाती है उसको अपोज करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो ये काफ़ी हद तक उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर निर्भर होता है। बिफोर ब्रीडिंग, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड नॉलेज अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड। अब ब्रीडिंग कराने से पहले ट्रांसमिशन का मोड क्या है, यानी किस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है ना, वायरल डिजीज़ का, चाहे बैक्टीरियल डिजीज़ का, चाहे वो फंगल डिजीज़ का, तो किस प्रकार से इन तमाम बीमारियों का ट्रांसमिशन होता है, और इसके साथ साथ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म्स के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, प्राप्त होनी चाहिए बिफोर ब्रीडिंग, इन प्लांट्स की ब्रीडिंग कराने से पहले। ठीक है, तो इन पैथोजेंस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन और अलग अलग प्रकार के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म्स यानी पैथोजेंस के बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए इससे पहले कि हम ब्रीडिंग कराएं। कन्वेंशनल मेथड ऑफ डेवलपिंग डिजीज रेसिस्टेंस। Conventional method of developing disease resistant varieties involves the following steps। अब डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को
डेवलप कराने के लिए जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जो परंपरागत तरीके हैं, वो निम्न प्रकार के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यानी परंपरागत रूप से जब हम ये डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करते हैं तो उसमें निम्न स्टेप्स शामिल होते हैं। पहला है स्क्रीनिंग ऑफ जर्मप्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस वाइल चूजिंग पेरेंट्स। जिन पेरेंट प्लांट्स में हमें क्रॉस कराना है, उनके ब्रीडिंग करानी है, तो उनको चूज़ करते समय जर्मप्लाज्म की स्क्रीनिंग इस रेजिस्टेंस के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जर्मप्लाज्म की पहले स्क्रीनिंग की जाती है रेजिस्टेंस के लिए, जब हम पेरेंट्स को चूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। और फिर जब उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है पेरेंट प्लांट्स को, फिर उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड्स बनते हैं, जो प्रोजेनीज या ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं, उनके अंदर सिलेक्शन और इवेल्यूएशन का काम चलता है। फिर यानी उनको हम सेलेक्ट करते हैं और इवेल्यूएट करते हैं कि किस में कौन सा करेक्टर किस हद तक है और कौन से प्लांट में हमारे डिज़ायरेबल करेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को इवेल्यूएट करके अपने डिज़ायरेबल करेक्टर्स और उनकी अपनी जो क्वालिटी है उसके आधार पर उनको सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद। देन टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज़। और फिर जब सिलेक्शन कर लिया, छांट लिया अपने डिज़ायरेबल करेक्टर्स के हिसाब से कौन कौन से प्लांट्स हमारे लिए सुपीरियर मिले, उनकी फिर टेस्टिंग और रिलीज़ कर दिया जाता है इन सभी न्यू वेराइटीज़ को। तो ये तरीके हैं कन्वेंशनली जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। अब रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट इन द वाइल्ड रिलेटिव्स हैव वेरी लो यील्ड। देखिए, रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट इन द वाइल्ड रिलेटिव्स हैव वेरी लो यील्ड। अब जो रेजिस्टेंस जीन्स हैं जो वाइल्ड रिलेटिव्स में, यानी इन प्लांट्स की जो वाइल्ड वैरायटीज़ हैं, जो वाइल्ड इनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके अंदर जो रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं, इन जीन्स की वजह से इनकी जो यील्ड है ये काफ़ी कम होती है। यानी इनकी जो उपज है, जो पैदावार है, ये काफ़ी कम हो जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन इनटू द हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ द क्रॉप इज बीइंग डन। अब इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन इनटू द हाई यील्डिंग वैरायटीज द क्रॉप इज बीइंग डन, कि इन्हीं प्रकार के डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स का हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी में इंट्रोड्यूस करना ये आजकल किया जा रहा है। यानी कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें डिजीज रेजिस्टेंस तो पाई जाती है लेकिन उनकी यील्ड उतनी अच्छी नहीं है, और कई प्लांट्स ऐसे हैं जो यील्ड अच्छी देते हैं लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होते। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स का हाई यील्डिंग प्लांट्स में, हाई यील्डिंग क्रॉप प्लांट की वैरायटीज़ में इंट्रोडक्शन आजकल किया जा रहा है ताकि वो दोनों ही डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हमें मिल सकें। देन द यूज़ ऑफ केमिकल्स नीडेड टू कंट्रोल द इन्फेक्शन हैज़ बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। और केमिकल्स का जो इस्तेमाल है, जो पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब उस केमिकल्स का इस्तेमाल जो कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता था पहले, वो काफ़ी कम कर दिया गया है। यानी अब किसान लोग अब उतना ज़्यादा केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते इन्फेक्शन को रोकने के लिए। यानी वो कुछ और दूसरे नए टेक्नोलॉजीज़, नए मेथड्स अडॉप्ट करते हैं ताकि फसलों को इन्फेक्शन से, पैथोजन से बचाया जा सके, बजाय इसके कि वो जैसे परंपरागत रूप से पुराने ज़माने से जैसे केमिकल्स के ऊपर आधारित थे और निर्भर थे, अब आजकल वो प्रैक्टिस काफ़ी कम होती जा रही है। तो केमिकल्स के ऊपर उतना ज़्यादा अब डिपेंडेंस नहीं रह गया है किसानों का इन इन्फेक्शंस को रोकने के लिए क्रॉप प्लांट्स में। नाउ जीन फॉर रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस प्रेजेंट इन द वाइल्ड वैरायटी ऑफ
Abelmoccus maniholdine having low yield. Gene for resistance to yellow mosaic virus. जो gene for resistance to yellow mosaic virus present in the wild variety of Abelmoccus maniholdine having low yield has been introduced in Abelmoccus esculentus, and the new variety obtained is named as परभानी क्रांति. देखिए, येलो मोज़ेक वायरस जो कि वाइल्ड वैरायटी में पाया जाता है एबेलमॉस्कस मैनीहोल्डैंड की, उसमें जीन फॉर रेजिस्टेंस यानी इस येलो मोज़ेक वायरस की रेजिस्टेंस के लिए, इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए जो जीन है वो पाया जाता है एबेलमॉस्कस मैनीहोल्डैंड की वाइल्ड वैरायटी में, और इसमें जो यील्ड है वो काफ़ी कम होती है. तो इसीलिए इसको अब इंट्रोड्यूस किया जाता है या इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. एक नई वैरायटी है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस में, और इस नई वैरायटी जो ऑब्टेन हुई है जिसमें यील्ड भी अच्छी है और रेजिस्टेंस भी है डिजीज़ के लिए, तो इस नई वैरायटी को नाम दिया जाता है परभानी क्रांति. तो ये परभानी क्रांति के नाम से इस नई एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस वैरायटी को नाम दिया जाता है, जिसमें येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में म्यूटेशन ब्रीडिंग. देखिए, म्यूटेशन ब्रीडिंग इज currently being carried out to help in producing disease resistant plants, as number of disease resistant genes in various crop varieties or wild relatives is limited. Means देखिए, म्यूटेशन ब्रीडिंग इज करेंटली बीइंग कैरिड आउट टू हेल्प इन. इस म्यूटेशन ब्रीडिंग को आजकल किया जा रहा है, आजकल अपनाया जा रहा है टू हेल्प इन प्रोड्यूसिंग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स. डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में मदद लेने के लिए. तो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए मदद के रूप में म्यूटेशन ब्रीडिंग को आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है. एज नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स इन वेरियस क्रॉप वेराइटीज और वाइल्ड रिलेटिव्स इज लिमिटेड. क्योंकि डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स का जो नंबर है, यानी डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स की जो संख्या है, वो अलग अलग प्रकार की क्रॉप वेराइटीज़ में या उनके वाइल्ड रिलेटिव्स में ये सीमित है. ठीक है, तो डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स अलग अलग प्रकार की वाइल्ड रिलेटिव्स या क्रॉप वेराइटीज़ में सीमित संख्या में पाए जाते हैं. तो इसीलिए म्यूटेशन ब्रीडिंग का आजकल इस तरीके के डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में काफ़ी कॉमनली, काफ़ी करेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है. नाउ स्टेप्स ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग आर. अब इस म्यूटेशन ब्रीडिंग में कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाती हैं. देखिए, फर्स्ट इज इंड्यूसिंग म्यूटेशंस बाय म्यूटाजेंस. म्यूटाजेंस मतलब वो सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन कॉज करते हैं. ठीक है, तो म्यूटेशंस का इंड्यूस या इंडक्शन करना म्यूटाजेंस के द्वारा. अब वो म्यूटाजेंस क्या हैं? केमिकल म्यूटाजेंस और रेडिएशन लाइक गामा रेडिएशन. तो म्यूटेजेंस यानी म्यूटेशन कॉज करने वाली जो सब्सटेंसेज हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं या रेडिएशन भी हो सकते हैं. तो गामा रेडिएशन या कुछ केमिकल म्यूटेजेंस के रूप में
इन म्यूटेशन कॉजिंग सब्सटेंसेस का इंडक्शन करना, पहला काम। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, और इस डिजीज रेजिस्टेंस के लिए उस प्लांट मटेरियल जिसमें ये डिजीज रेजिस्टेंस हमें क्रिएट करनी है, डेवलप करनी है, उसकी स्क्रीनिंग करना। फिर देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज सेलेक्टेड प्लांट्स फॉर आइदर डायरेक्टली यूजिंग देम और यूजिंग देम फॉर ब्रीडिंग पर्पजेज। अब उसके बाद इन सेलेक्टेड प्लांट्स की मल्टीप्लिकेशन मीन्स उनकी संख्या में गुणोत्तर वृद्धि। तो इन सेलेक्टेड प्लांट्स की मल्टीप्लिकेशन फॉर आइदर डायरेक्टली यूजिंग देम, चाहे तो उनको डायरेक्ट यूज करने के लिए, या यूजिंग देम फॉर ब्रीडिंग पर्पजेस, या उनको ब्रीडिंग के पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो चाहे तो उनका डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए उन्हीं सेलेक्टेड प्लांट वेराइटीज़ को, चाहे उनकी ब्रीडिंग पर्पजेस के लिए हम ऐसे सेलेक्टेड प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर उनकी संख्या में बढ़ोतरी कराते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड क्रॉप प्लांट्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए अगला स्टेप है कि जो हाइब्रिड क्रॉप प्लांट्स प्राप्त होते हैं इनके ब्रीडिंग और इनके हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, उनको फिर हम सेलेक्ट करते हैं। जो हाइब्रिड्स हमें मिले उनमें फिर सिलेक्शन होता है कि किस वैरायटी में कौन कौन से डिजायरेबल कैरेक्टर्स आए, किस एक्सटेंट तक आए, और कौन से हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन लास्ट स्टेप इज टेस्टिंग एंड रिलीजिंग देम एज अ वैरायटी। और फिर उनको छांट के, उनको सेलेक्ट करके, फिर हम टेस्टिंग करके उनको एज ए न्यू वैरायटी हम सोसाइटी में, समाज में, देश में कॉमर्शियली रिलीज कर देते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस। अब ये जो येलो मोज़ेक वायरस है इसके लिए रेजिस्टेंस और पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन इन मूंग बीन। मूंग बीन में जो येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू, और इसको पाउडरी माइल्ड्यू भी पढ़ते हैं, तो पाउडरी माइल्ड्यू और येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंस मूंग बीन में म्यूटेशन के द्वारा इंड्यूस किया गया। तो मूंग बीन में म्यूटेशन के द्वारा येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी माइल्ड्यू का रेजिस्टेंस इंडक्शन किया गया। अब इस म्यूटेशन ब्रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, फर्स्ट एडवांटेज है कि इंड्यूस्ड म्यूटेशंस आर यूजफुल इन केसेस वेयर डिजायर्ड एलील इज नॉट अवेलेबल इन द जर्म प्लाज्म। जहाँ पर डिजायर्ड एलील इज नॉट अवेलेबल, जिन प्लांट्स के जर्म प्लाज्म में जो डिजायर्ड एलील है, डिजायर्ड जीन का जो फॉर्म है, जब वो अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसे केसेस में म्यूटेशंस का इंडक्शन फ़ायदेमंद होता है। यानी जो करेक्टर हम चाह रहे हैं, अगर उस डिजायर्ड करेक्टर का, डिजायर्ड ट्रेट का अगर हमें एलील नहीं मिल रहा, एलील अवेलेबल नहीं है अगर वहाँ पे, तो उस कंडीशन में म्यूटेशन को इंड्यूस करना फ़ायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। तो एक तो ये फ़ायदा है। सेकंड है, म्यूटेशन कैन बी क्रिएटेड एट ए वेरी हाई रेट एंड ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेंट्स कैन बी ऑब्टेन। अच्छा, म्यूटेशन जो है इट कैन बी क्रिएटेड एट ए वेरी हाई रेट, इसको काफ़ी तेज़ी से हम क्रिएट कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं, और ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेंट्स कैन बी ऑब्टेन। और जो म्यूटेंट्स हैं, यानी म्यूटेशन के बाद जो प्राप्त होने वाली जो प्लांट्स हैं या जो ऑर्गेनिम्स हैं, तो उनके एक बड़ी संख्या भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो फ़ायदा ये है कि म्यूटेशन को हम काफ़ी तेज़ी से क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से इसको डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके द्वारा एक बड़ी संख्या में म्यूटेंट प्लांट्स को या म्यूटेंट ऑर्गेनिजम्स को
ऑब्टेन भी किया जा सकता है। ये नहीं कि किसी एक दो प्लांट में म्यूटेशन करा सकते हैं, हम एक बहुत बड़ी संख्या में म्यूटेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। और जब से म्यूटेशन ब्रीडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है तब से केमिकल्स का इस्तेमाल, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं और फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, इन सब का इस्तेमाल, इन सब का जो उपयोग है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि इससे फसलों को प्रोडक्शन तो मिलता था लेकिन टेम्परेरीली वो कहीं ना कहीं बायो मैग्निफिकेशन भी कॉज करते हैं, राइट। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कॉज होता है जिससे। तो इसीलिए इन म्यूटेशन ब्रीडिंग की वजह से केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल भी काफ़ी घट गया है, काफ़ी कम हो गया है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? प्योर लाइन ऑफ द म्यूटेंट इन सम वेराइटीज कैन बी अचीव्ड बाय वेजिटेशन प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा कुछ वेराइटीज में जो म्यूटेंट की प्योर लाइन है ये भी प्राप्त की जा सकती है। यानी म्यूटेंट वैरायटीज में भी प्योर लाइन को हम प्राप्त कर सकते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराया जाता है म्यूटेंट्स में तो उसके द्वारा हम कुछ जनरेशन तक इनके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा के हम प्योर लाइन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो गाइस ये तो फायदे हुए म्यूटेंट ब्रीडिंग के। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए म्यूटेंट ब्रीडिंग के डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। सम ऑफ द इंड्यूस्ड म्यूटेशंस आर नॉट डिजायरेबल। कुछ ऐसे म्यूटेशंस भी होते हैं जो हमारे इच्छानुसार नहीं होते। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम डिजायर्ड कैरेक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं अपने अगली प्लांट के, अगली जनरेशन के प्लांट्स में, वो ही हमें एज इट इज़ मिल जाए। ठीक है, तो ये इतना 100% श्योर नहीं होता, ये इतना हमारे हाथ में नहीं होता पूरी तरह से। तो इसीलिए कहा गया है कि कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जो इंड्यूस होते हैं लेकिन किसी भी प्रकार से हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं होते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हाइब्रिडाइज देम। और फिर ऐसे म्यूटेंट्स को हाइब्रिडाइज करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, जिनके अंदर म्यूटेशन डेवलप हो गए, जो म्यूटेंट्स हैं उनको हम इतना आसानी से हाइब्रिडाइज भी नहीं कर सकते। देन सम म्यूटेशंस कॉज डेथ ऑफ द प्लांट। और कई बार तो कुछ म्यूटेशंस की वजह से पौधा ही मर जाता है, पौधा ही ख़त्म हो जाता है, प्लांट की डेथ हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना, म्यूटेशंस हर बार डिजायरेबल हो, हर बार बेनिफिशियल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए कई बार तो किसी किसी केस में तो प्लांट की डेथ भी हो जाती है म्यूटेशन की वजह से ही। देन सर्टेन म्यूटेशंस रिवर्ट बैक फ्रीक्वेंटली, सो स्टेबिलिटी ऑफ द म्यूटेंट शुड बी असेस्ड थॉरली। अब देखिए, सर्टेन म्यूटेशंस रिवर्ट बैक फ्रीक्वेंटली, तो कई बार तो क्या होता है म्यूटेशंस जो है पलट मारते हैं, यानी लौट के वापस आ जाते हैं। ठीक है, जो म्यूटेशंस अनडिजायरेबल होते हैं, जिनकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसे म्यूटेशंस भी रिवर्ट मारते हैं, बैक लौट के वापस नजर आने लगते हैं फ्रीक्वेंटली, अक्सर। तो स्टेबिलिटी ऑफ द म्यूटेंट शुड बी असेस्ड थॉरली। तो इसीलिए जो म्यूटेंट है उनकी स्टेबिलिटी कैसी है, उनके अंदर उन म्यूटेशंस का स्टेबल कंडीशन है या नहीं, तो इसको हम पूरी तरीके से थॉरली असेस करें पहले तो, ताकि वो रिवर्ट बैक ना हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे गाइस, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स। वो हमने देखा डिजीज रेजिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग, अब यह है पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग। सो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स, पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग को डेवलप करना। देखिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस इज इन होस्ट क्रॉप प्लांट
is observed in the form of morphological, biochemical और physiological characteristics। यानी जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, जो भी होस्ट क्रॉप प्लांट्स है, उनमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस को देखा गया है, पाया गया है तीनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में भी। तो इन्हीं तीनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं तीनों प्रकार की विशेषताओं या लक्षणों के रूप में इंसेक्ट रेजिस्टेंस को कुछ क्रॉप प्लांट्स में, होस्ट क्रॉप प्लांट्स में देखा गया है, पाया गया है। अब इसमें गाइस टेबल है, देखिए। जैसे कॉटन की अगर हम बात करें, कॉटन एक क्रॉप है। कॉटन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं हेयरी लीव्स, स्मूथ लीव्स और नेक्टरलेस कंडीशन। ठीक है, नेक्टर नहीं होता, नेक्टरलेस कंडीशन है, स्मूथ लीव्स हैं, हेयरी लीव्स हैं। देन अब इनका जो पेस्ट है वो जेसिड्स और बॉलवॉर्म। तो जेसिड्स और बॉलवॉर्म ये हमारे इनको अफेक्ट करते हैं कॉटन प्लांट्स को। ऐसे ही वीट में कैरेक्टरिस्टिक्स है हेयरी लीव्स, सॉलिड स्टेम, और इसमें जो पेस्ट है वो सीरियल लीफ बीटल, ओके, ये वाला। और दूसरा है स्टेम सॉफ्लाई, सीरियल लीफ बीटल और स्टेम सॉफ्लाई, ये वीट क्रॉप प्लांट के पेस्ट्स हैं। ऐसे ही मेज में, मक्का में हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, इसमें शुगर कंटेंट और नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है और एस्पार्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से इसका जो एक पेस्ट है वो है मेज स्टेम बोरर्स। तो मेज स्टेम बोरर्स जैसे जो पेस्ट हैं वो इस मेज की क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेसिस्टेंस इन्वॉल्व्स। पेस्ट की रेजिस्टेंस के लिए जो ब्रीडिंग है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? इन्वॉल्व्स द सेम स्टेप्स एज ब्रीडिंग फॉर अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स सच एज यील्ड, क्वालिटी, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस एट्सेट्रा। तो दूसरी जो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स हैं, दूसरे जो फसलों के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे यील्ड है, उनकी क्वालिटी है, उनका रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज़ है, तो ये सारी चीज़ें भी इसी पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए भी जो ब्रीडिंग है उसके लिए भी शामिल होते हैं। तो ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस में भी यही सारे एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, यानी अच्छी यील्ड, उनकी क्वालिटी, उनका डिजीज रेजिस्टेंट होना, तो ये सारी चीज़ें भी इसी में भी इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स। पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स का जो सोर्सेज हैं मे बी फाउंड इन द कल्टिवेटेड varieties, germplasm collections of the crop और wild relatives। तो क्रॉप्स की वाइल्ड रिलेटिव्स में या कल्टिवेटेड वैरायटीज़ में या जर्मप्लाज्म कलेक्शन में ये जो पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स हैं इनको, इनके सोर्सेज को देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सम ऑफ द पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप्ड by hybridization and selection are given below। अब कुछ ऐसी पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं जिनको सिलेक्शन के द्वारा और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, ब्रेसिका रेपसीड मस्टर्ड, ब्रेसिका जिसको रेपसीड मस्टर्ड भी कहते हैं कॉमनली, पूसा गौरव, इसकी एक न्यू वैरायटी है पूसा गौरव, और इसका जो पेस्ट है वो है एफिड्स। ठीक, इसी तरह फ्लैट बीन्स जो क्रॉप थी उसकी नई वैरायटी में पूसा सैम 2 और पूसा सैम 3
ये इसकी नई वेराइटीज हैं और इनमें पेस्ट है जेसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। ठीक, अब इसी प्रकार से तीसरी देखिए क्रॉप ओकरा और भिंडी या ओकरा का जो क्रॉप है उसकी नई वेराइटीज में है पूसा सावानी और पूसा A4। इनका जो पेस्ट है दैट इज शूट एंड फ्रूट बोरर। ठीक, तो ये है प्लांट ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेसिस्टेंस। ओके, so guys, this is all for today. In our next class, in our next video, we will start a new topic, plant breeding for improved food quality. Okay, so till then, take care, stay home, stay blessed, God bless you, thank you.